A very good afternoon, everyone. Seva Sutra warmly welcomes our speaker and everybody for the most exciting webinar on audit standards. First of all, let me thank you, sir, for sparing out time for us and giving us your wisdom on this topic. Seva Sutra is a specialist research and advisory consultancy firm working with corporates and NGOs. Inviting our speakers here in Mol Ranaji. He has more than 14 years experience in audit, direct and indirect taxes compliances. He is a special invitee of Direct Tax Committee of NIRC of ICAI for the year 22-23. Also has conducted many seminars in CPE study circle in various topics. He specializes in financial advisory to NGOs and charitable institutions. So let's hear from him. Over to you, Anmolji. Good afternoon, Anmolji. Good afternoon, everyone. Good evening, everyone. सर एक रिक्वेस्ट है, as we all know कि कल ही बजट सेशन हुआ है and it will be really helpful कि अगर आप सेमिनार स्टार्ट करने से पहले if you can please share your insight on the subject, if you have received anything in the budget for CSR or social stock exchange. श्योर मैम, श्योर मैम। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्या हम अपने सभी पार्टिसिपेंट्स को अभी म्यूट कर सकते हैं क्या, ताकि आगे चल के अगर कुछ क्वेरी होगी तो हम उनको अनम्यूट कर लें। अगर कोई रेज हैंड करता है तो उसके अकॉर्डिंगली हम अपना सेशन चलाएं। कि लास्ट टाइम एकदम परफेक्टली सर। तो अभी सभी को आप कर दीजिए एक बार म्यूट, चाहे धीरे धीरे जो रेज हैंड करेगा हम क्वेरी लेते रहेंगे सबकी, है ना। चैट सेक्शन में दे कैन रेज देयर क्वेरीज। श्योर मैम, श्योर। सर सब म्यूट किए हुए हैं सर। अच्छा, पता नहीं क्यों इको थोड़ा सा आया मुझे ना, तभी लगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो अभी जैसे कि मैम ने बोला कि अभी हम लोगों का बजट आया है, तो अभी 1 फ़रवरी को, तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा सबको कि इंतजार रहा कि हम क्या बजट में आने वाला है, एनजीओ से रिलेटेड क्या है, सीएसआर से रिलेटेड क्या है, या और हम लोगों से रिलेटेड सोशल स्टॉक एक्सचेंज, सोशल ऑडिट से रिलेटेड क्या है। तो बस मैं यहाँ पर अभी थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहूंगा कि सोशल ऑडिट से रिलेटेड अभी कोई बहुत ज्यादा इसमें बजट में अभी नहीं आया है। मे बी आने वाले टाइम में सेबी के थ्रू, नोटिफिकेशंस के थ्रू उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाए, जैसे कि पहले भी अभी तक की फ्रेमवर्क लाया गया है बाकी चीजों को और सेबी ने नोटिफाई किया है। तो बट अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को अपडेट करना चाहूंगा कि इस बार ट्रस्ट सेक्टर में जो एनजीओ काम करते हैं उनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे। तो उसको मैं 1 बाय 1 एक बार डिस्कस करूंगा। पहले अगर किसी को उनमें कोई क्वेरी हो तो हम उसको अभी ले लेंगे, ताकि जब हमारा सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड का आगे टॉपिक चले तो हम उससे पहले बजट वाले अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकें। अगर उसके बाद भी सेशन कंप्लीट होने के बाद अगर किसी की कोई क्वेरी रह जाती है तब हम उसको आंसर कर सकते हैं। तो पहले मैं अपनी बजट का जो बताना चाहूंगा कि बजट में जो मेजर अमेंडमेंट्स है आपके लिए। तो सबसे पहले मेजर अमेंडमेंट क्या आई है कि जो अगर किसी ट्रस्ट को, जैसे कि हम जानते हैं एप्लीकेशन मनी दिखाने के लिए कि उन्होंने जो भी उनके पास डोनेशन ग्रांट्स रिसीव हुआ है उसको उन्होंने अप्लाई कर लिया है कि नहीं, उस पर्पस के लिए उनको एटलीस्ट 85% यूटिलाइज करना होता था, तभी वो एप्लीकेशन ऑफ मनी कहलाता था। और जो सरप्लस फंड हुआ करता था उनका एक्यूमुलेशन के लिए उनको जाना पड़ता। तो यहाँ पर अमेंडमेंट क्या आई है अभी कि इनकेस अगर कोई हमने एक्सपेंडिचर किया है, एक्सपेंडिचर करते समय अगर हमने एनजीओ ने, कोई ट्रस्ट ने लोन लेकर के एक्सपेंडिचर किया है तो वह एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। इंपॉर्टेंट चेंज है। और वह कब माना जाएगा कि जब एप्लीकेशन मनी यूज कर रहा है पर्सन, मतलब जबकि एप्लीकेशन जब लोन रीपे हो रहा है, अल्टीमेटली जिस पीरियड में रीपे हो रहा है उसी पीरियड में उसको जाकर के आगे उसका बेनिफिट मिलेगा, एप्लीकेशन ऑफ मनी वह कहलाएगा।
अभी तक क्या था कि इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं था, बट इस बार के बजट में अमेंडमेंट जो आई है, अभी प्रपोजल जो आया है, उसमें एटलीस्ट एक टाइम फ्रेम फिक्स कर दिया गया है कि आपको विद इन ए टाइम फ्रेम ऑफ 5 years आपको जो लोन है वो रीपे करना होगा। छोटा सा मैं एग्जांपल यहाँ पर लेना चाहूंगा। सपोज अगर आपने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते समय आपको 5 करोड़ की आपकी टोटल कॉस्ट है बिल्डिंग की। 5 करोड़ की टोटल कॉस्ट की बिल्डिंग में आपने 3 करोड़ जो है वह अपना यूज कर लिया, टोटल जो आपके पास ग्रांट्स आई हुई हैं वहां से, और बैलेंस का जो 2 lakhs है उसके लिए आपने लोन लिया, तो टोटल एप्लीकेशन ऑफ मनी है वो 5 करोड़ नहीं होगा, वो 3 करोड़ होगा। थोड़ा सा और मैं इसको आगे एक्सटेंड करता हूँ। इन केस अगर जो आपने लोन लिया वो विद इन ए फाइनेंशियल ईयर ही आपने उसको रीपे भी कर दिया, तब आपका टोटल कंप्लीट वह एप्लीकेशन ऑफ मनी कहलाएगा। इन केस अगर नहीं किया है आपने, तो जो 2 करोड़ रुपए बचता है आपका, वह जब आप उसको लोन को रीपे करोगे तब आपका एप्लीकेशन कहलाएगा। तो उसके लिए टाइम फ्रेम भी फिक्स कर दिए, जैसे कि मैंने अभी तक आपको बताया, टाइम फ्रेम है 5 years। चलिए, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो अमेंडमेंट आई है इसी लाइन पर, सपोज इन केस अभी हमने बात करी लोन की, बोरिंग की, इन केस अगर कॉर्पस फंड है, कॉर्पस फंड को हमने यूटिलाइज किया, क्योंकि कई बार क्या होता था कि ऑर्गेनाइजेशंस को पैसे की जरूरत होती थी काम करने के लिए, पैसे की जरूरत काम करने के लिए पड़ी, तो उन्होंने अपनी जो नॉर्मल ग्रांट्स हैं उनको उन्होंने यूटिलाइज किया, बट उस टाइम भी अगर कुछ फुलफिल नहीं हो पाया है तो उस समय वह कॉर्पस फंड को यूज कर लिया करती थी। तो जैसे ही कॉर्पस फंड को यूज करेंगे तो सेम वही प्रोविजंस हमारे यहाँ पर भी एप्लीकेबल हैं कि कॉर्पस फंड का जो हम यूटिलाइज करके एक्सपेंस करते हैं तो वह भी एप्लीकेशन नहीं कहलाएगा। एप्लीकेशन तब कहलाएगा जब हम वापस कॉर्पस फंड में डिपॉजिट अपना कर देंगे, जैसे ही हमने किया। और इसमें भी सेम टाइमलाइन दी गई है। टाइमलाइन क्या है कि विद इन ए 5 years, विद इन ए 5 years आपको पैसा वापस कॉर्पस फंड में डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो तभी वह हमारा एप्लीकेशन कहलाएगा। जिस साल में हम जितना जितना पोर्शन, सपोज 2 करोड़ का था, आपने कॉर्पस में से विड्रॉ किया और उसके लिए आपने एक्सपेंडिचर कर दिया, तो सपोज फर्स्ट ईयर में आपने 50 lakhs डिपॉजिट कर दिया, तो नेक्स्ट फर्स्ट ईयर में आपका 50 lakh का आपको एप्लीकेशन में जाएगा। नेक्स्ट 1 year में आपने 1 करोड़ का अगर डिपॉजिट कर दिया, तो नेक्स्ट 1 year में, उसके नेक्स्ट 1 year में आपको 1 करोड़ का एप्लीकेशन मनी में वह कहलाएगा। तो इस तरह से प्रोसेस ये चलेगा। तो देखिए, अब मैं और नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट अभी जो अमेंडमेंट आई है एक और इसमें, कि अभी तक क्या था कि जब भी हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते थे, अभी जैसे नया प्रोविजन आया था 12AB का, 12AB के अंतर्गत अगर कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन अपना ATG 12A के लिए लेते थे, तो उनको नए प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलता था 3 साल के लिए, और उसके बाद में नेक्स्ट 3 years कंप्लीट होने के बाद में 5 years का प्रोविजन उनके लिए एप्लीकेबल था। तो इसमें अभी नई प्रपोज अमेंडमेंट क्या है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट क्या है कि अगर अगर लगता है कि ट्रस्ट की एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है, तब वह इमीडिएटली 5 years के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा भी प्रपोज्ड हुआ है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट क्या आई है कि जब हमने देखा कि गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया कि जैसे ही आपने ट्रस्ट अपनी स्टार्ट करी, तो ट्रस्ट के साथ में इमीडिएटली आप 3 साल के लिए आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाया करता है। तो जैसे ही आपको 3 साल के लिए रजिस्ट्रेशन मिल जाता था, तो ऑर्गेनाइजेशंस ने इसका मिसयूज किया। तो मिसयूज क्या होता था कि 3 साल के लिए उनको पता है कि मिल गया, अब इसमें कुछ नहीं होगा, तो मिसयूज भी होता था, बहुत सारी चीजों को देखने को मिला। तो इसीलिए इस बजट में प्रपोजल है कि 3 साल का जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है उसको भी कैंसिल करने की पावर्स दे दी गई, वह भी कैंसिल हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आगे हमारी जो अमेंडमेंट कहती है कि इम्पोर्टेंट, जैसे कि अगर हमने 85% यूटिलाइज करना है, इन केस नहीं हो पाया तो उसका एक्यूमुलेशन हमें करना पड़ता था। एक्यूमुलेशन के लिए हम कैरी फॉरवर्ड में लेकर जाते थे, तो उसके लिए फॉर्म 10 और 9A हमें फाइल करना होता था डिफरेंट सेक्शंस के लिए। तो जो इनकी टाइम फ्रेम है फॉर्म 10 को और 9A को फाइल करने के लिए, अभी तक क्या है
कि जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट से 1 मंथ बिफोर द फाइलिंग ऑफ द ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न। तो यह है। तो सपोज हमारी जैसे अभी डेडलाइन होती है, ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर होती है, 31 अक्टूबर होती है। तो 31 अक्टूबर है, तो पहले अभी था इसके लिए 30 सितंबर तक आपको फॉर्म 10A अपना सबमिट करना होगा। अब लेकिन इंपॉर्टेंट क्या आया है कि इसको इन्होंने टाइम फ्रेम को घटाकर सॉरी टाइम फ्रेम मतलब एनजीओ के लिए क्या टाइम फ्रेम 1 मंथ की जगह बढ़ाकर 2 मंथ कर दिए। तो अब क्या करना है कि 2 मंथ बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न यह आपको करना है। तो इससे क्या हुआ, इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या पड़ा कि जब आपको अपना ऑडिट करना है और उस समय जब आप अपना दिखाओगे कि ये एक्यूमुलेशन के लिए फॉर्म फाइल करना है, तो फॉर्म फाइल को ड्यू डेट से 2 महीने पहले आपको फाइल करना पड़ेगा। तो इट मीन्स अगर ड्यू डेट है 31 अक्टूबर है, तो आपको 31 अगस्त से पहले पहले ही उसको फाइल करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज आया है। और नेक्स्ट इसमें फर्दर जो अमेंडमेंट एक प्रपोज की गई है कि अभी तक देखा जाता था कि एनजीओ क्या करती थी कि एक एनजीओ ने अपना जो उनको ग्रांट मिला है उसको आगे किसी दूसरी और ट्रस्ट को उन्होंने और उसको चैरिटेबल पर्पस के लिए डोनेट कर दिया, दे दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो क्या होता था कि जो पहले वाली अपनी एनजीओ है वह 100% एक्यूमुलेशन में एप्लीकेशन चले जाते थे, और जो नेक्स्ट वाले हैं वह भी उन्होंने भी आगे किसी और को दे दिया, वो है आगे जाकर के 100% का बेनिफिट डिले करते थे। नहीं, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि वन ट्रस्ट अगर एक ट्रस्ट दूसरी ट्रस्ट को अगर देती है तो जो फंड है वह 85% एप्लीकेशन के क्राइटेरिया में ही रहेगा, वह 100% नहीं कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो नेक्स्ट हमारा एक जो बजट में और प्रपोजल आया है अभी कि इसमें अगर रिन्यूअल, अभी जैसे प्रोविजन है कि पहले था कि इनफाइनाइट आपको मिल गया, आपको रजिस्ट्रेशन तो ठीक है, बट अभी लास्ट हमने कुछ टाइम से चेक किया है कि जो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो ग्रांट है वो 12 और 80G का मिलता है 5 इयर्स के लिए और 3 इयर्स के लिए। प्रोविजनल 3 इयर्स के लिए है, फाइनल आपको 5 इयर्स के लिए है। इन केस अगर आपने ड्यू टाइम के अंदर अंदर अपना रिन्यूअल नहीं करवाया है या आपका रिन्यूअल नहीं हुआ है तो क्या होगा, आपको सेक्शन 115 डी के अंदर टैक्स पे करना होगा, आपकी कंट्रीब्यूशन उसके अकॉर्डिंग। और एक और मैं लास्ट यहाँ पर आपको अपडेट देना चाहूंगा कि सपोज जैसे अभी इसमें आया है कि आपको 12A का रजिस्ट्रेशन जैसे पहले आपके पास था, तो अब आपको नए रजिस्ट्रेशन के समय पर उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये हमारी जो ट्रस्ट से रिलेटेड अमेंडमेंट्स जो अभी प्रपोज्ड हैं हमारे इस यूनियन बजट 2023 के लिए हैं, ये है। और इसी में एक छोटा सा मैं और आपको ऐड ऑन करना चाहूंगा, CSR से रिलेटेड है थोड़ा सा। तो उसमें क्या प्रपोज है कि जो ऑर्गेनाइजेशन CSR फंडिंग के थ्रू काम करती हैं, CSR एक्टिविटीज करती हैं, उनके लिए उसमें जो वर्ड्स यूज किए गए हैं कि गुड्स और सर्विसेज और बोथ, अगर वह इनका यूज करती हैं तो उस समय इनकेस अगर कोई ITC रहता है उन आइटम्स पर, तब उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। सॉरी, यह तो अभी तक पहले भी क्लियर था, बट इसमें कई जगह हम देखते थे कि ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट्स जो हैं या अदर ऑर्गेनाइजेशन ITC का बेनिफिट ले लेते थे, क्योंकि एग्जैक्टली कहीं पर क्लैरिटी नहीं थी, डाउट था, नोटिफिकेशंस आए थे, क्लैरिफिकेशंस थी, कुछ जजमेंट्स अवेलेबल थी, बट फिर भी एक लिटिगेशन पर्पस के लिए कैसे भी कह लीजिए डिपार्टमेंटल व्यू रहता था हमेशा कि उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, कॉर्पोरेट्स का बेनिफिट रहता था कि उनको मिलना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली काम तो वह कर ही रहे हैं। तो इसके लिए अभी जो आया है कि इसमें ITC का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यह है हमारी अभी तक की बजट की जो प्रपोजल्स हैं जो अभी आई हैं 2023 के लिए। तो इसमें जैसे ही आपको पता है कि ये अपर पार्लियामेंट हाउसेस से अप्रूवल होगा,
प्रेसिडेंट के पास जाएगा अप्रूवल के लिए, तब ये लॉ में कन्वर्ट होगा। तो उस समय तक आते आते हो सकता है कि इसमें कुछ और भी बदलाव देखने को मिले, क्योंकि एज इट इज हो सकता है कि गवर्नमेंट को कुछ और बाद में रिलेशन हो या कुछ और प्रपोजल्स आए उनके, तो उस समय वह उसमें चेंज करें। तो फाइनल जो होगा वो उस टाइम फिर और एक बार हम रिव्यू कर लेंगे। तो अभी तक के हमारे जो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये बजट में प्रपोज्ड अप्रूवल इसमें अमेंडमेंट्स हैं। तो जैसे ही कुछ और होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इन केस अगर आप लोगों की अभी इन जो अमेंडमेंट्स अभी जो मैंने बताई हैं इसमें अगर कोई डाउट है, क्लैरिटी चाहते हैं, तो वह हम अभी दे सकते हैं। नहीं तो अगर आप सब बोलते हैं तो हम लोग अभी जो आज का हमारा टॉपिक है जो सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स की, जिसके लिए हमने बात करना है, तो सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स पर हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी किसी पार्टिसिपेंट की कोई क्वेरी है, कुछ लेना चाहते हैं हम लोग अभी? कोई अपना है तो वो अपना हैंड रेज करें या चैट बॉक्स में अपना कुछ कमेंट लिखें तो हम उसको ले सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अभी ये होगा, तो अगर किसी की कोई और क्वेरी भी होगी तो वो हम बाद में भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, समय जैसा हमारा बचेगा तो उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान कर लेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जो आज का हमारा टॉपिक है कंसर्न। स्लाइड मैं होप करता हूँ सभी को विजिबल होगी मेरी। ठीक है, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जो वेबिनार का है, सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स है। आज हम बात करेंगे सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स के लिए। तो अभी तक जो भी हमारा रहता था कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कशन किया, सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो लास्ट टाइम हमारा जो वेबिनार था वो ओवरव्यू था सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स के लिए। आज हम थोड़ा डिटेल में इसमें बात करेंगे। आज हमने टॉपिक जो 4 हमारे स्टार्टिंग के हैं सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स, उसको हमने लिया है। तो वन बाय वन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि और क्लियरिटी मिले कि किस तरह से ऑडिट होगा, किस तरह से हमें काम करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, कैसे हमने ऑडिट को अपने कंप्लीट करना। तो लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया था तो उस समय तक यह एक ड्राफ्ट एक्सपोजर्स था, बट अभी एक ये ICAI ने इनको होस्ट किया है अपनी वेबसाइट पर 14 जन 2023 को। तो अभी यह अवेलेबल है और इनकी एप्लीकेबिलिटी है द डेट ऑफ होस्टिंग ऑन द वेबसाइट। इट मींस की सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स की जो एप्लीकेबिलिटी है 14 जन 2023 हो गई है। तो अब छोटा सा मैं आप लोगों को ब्रीफ देना चाहूंगा। वैसे अब आज सभी को आइडिया है कि सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स क्यों लाए गए हैं, कैसे हैं, बट फिर भी मैं, हो सकता है कि हमारे यहाँ अभी प्लेटफॉर्म पर कुछ नए हमारे पार्टिसिपेंट जुड़े हों जिन्होंने हो सकता है हमारा प्रीवियस वाला सेशन नहीं अटेंड किया होगा। तो उनकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लेटफॉर्म बनाने की ओर अग्रसर है जिसको हम नाम दिया गया है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा कि जिस पर कॉर्पोरेट्स और सोशल एंटरप्राइजेस मींस, जो हमने अभी प्रीवियस सेशंस में अपना डिस्कशन किया था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के जो उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगी, उनको अगर फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे उनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी तो वह अपनी फंडिंग के लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्ट्रेशन अपने आप को करवा सकते हैं, अपनी एंटिटी को। जैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो जो उनके प्रोग्राम्स होंगे, बजट होंगे, जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स होंगे, वह वेरिफिकेशन के बाद रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद में जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी तो वह अपने अपने प्रोजेक्ट के लिए लिस्टिंग करवा सकते हैं और अपने कॉर्पोरेट्स आके आकर के उनको लिंक कर सकते हैं। तो एक यूनिक अपने ही कंसेप्ट का एक प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने तैयार किया है कि जहां पर दोनों ही, आइदर कॉर्पोरेट सेक्टर की हम बात करें या हम बात करें NGO सेक्टर के लिए, दोनों को मिला दिया गया है। क्योंकि हम देखते थे कि कॉर्पोरेट्स को भी रिक्वायरमेंट रहती थी कि अच्छे
प्लेटफॉर्म उनको मिले, अच्छे एनजीओ उनको मिले कि जो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें, जिस तरह के उनको प्रोजेक्ट चाहिए वह उनको मिलने में दिक्कत आती थी। और वाइस वर्सा अगर हम बात करते हैं तो कि जो हमारे सोशल एंटरप्राइजेज हैं उनको भी फंडिंग की हमेशा कहीं ना कहीं पर दिक्कत आती थी। तो जो फंडिंग का उनका इशू है उसको दूर करने के लिए उन्होंने इस तरह का प्रोविजन भी लाए हैं ताकि दोनों को जोड़ा जा सके और प्लेटफॉर्म का मिक्स करके फंड रेज किया जा सके। तो अभी जैसे मैंने बताया सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स जो हैं, सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स जो है किसके लिए हैं? सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं सोशल एंटरप्राइजेस के लिए। सोशल एंटरप्राइजेस के लिए एप्लीकेबल है। यह कब एप्लाई होगा? कि जब सोशल ऑडिट होगा, किसी ऑडिटर के द्वारा सोशल ऑडिट किया जाएगा किसी भी सोशल एंटरप्राइजेस का जो कि प्रोजेक्ट करती हैं, तो उन समय पर सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी होगी। अब ऑब्जेक्टिव हमने बताया, हमने छोटा सा मैंने जैसे कि आपको ब्रीफ किया कि क्या अल्टीमेटली मेन एम क्या है, व्हाट इज द सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट क्या है? सोशल ऑडिट मैंने आपको बताया कि इट इज अ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ इम्पैक्ट, कि जो प्रोजेक्ट किया गया है सोशल एंटरप्राइज के द्वारा, जो काम किया गया है उस काम का अल्टीमेटली क्या इम्पैक्ट रहा है, उस इम्पैक्ट का इंडिपेंडेंटली असेसमेंट ऑडिट, वह कहलाएगा सोशल ऑडिट। तो जो भी प्रोजेक्ट रन किए गए, जो भी प्रोग्राम रन किए गए, तो उनका अल्टीमेटली जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था, जो उनका गोल था, जो एक्टिविटीज उन्होंने की हैं एंटरप्राइजेस ने, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट थी क्या उसको पूरा कर लिया गया है, नहीं किया गया है, कितना उन्होंने किया है और उसका क्या इम्पैक्ट निकला है समाज के लिए, उस टारगेट सेगमेंट के लिए, तो उसकी असेसमेंट को भी सोशल ऑडिट कहलाता है। अब इसमें क्या है कि जो भी उन्होंने एक्टिविटीज की हैं वह उसमें कवर की जाएंगी, जो भी इम्पैक्ट्स रहे हैं, जो भी आउटकम्स हैं, आइदर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, या फिर कोई परेशानियां आई हैं तो उनको भी। और लास्टली इसमें क्या है कि अगर ऑडिटर द्वारा कुछ सजेशंस हैं कि जिससे कि इम्पैक्ट असेसमेंट को या इम्पैक्ट को और इम्प्रूव फर्दर किया जा सकता है, तो वह भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। नीड के लिए हमने जैसे कि अभी मैंने आपको पहले बताया कि नीड क्या है, नीड क्यों है सोशल ऑडिट की, कि अभी तक क्या होता था कि कोई भी सोशल एंटरप्राइजेस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अपना अपना काम किया करती थी। काम को करने के बाद में उनका मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता था कि रिजल्ट क्या है यह पता नहीं चलता, कि अगर किसी ने कोई एक्टिविटी करी है तो उससे कितना बेनिफिट हुआ है नहीं हुआ है यह डिटरमिन हो नहीं पाता था। तो कहीं ना कहीं पर यह प्रश्न उठता था कि कितना जो पैसा है, देखो जो कॉर्पोरेट्स ने दिया हुआ फंड है या और आम जनता द्वारा दिया गया पैसा है, तो वह प्रॉपर ढंग से यूटिलाइज हुआ है नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर बात क्वेश्चनिंग की नहीं है कि उनकी किसी हमेशा पर ये नहीं किया जा रहा शक कि वो अच्छा काम नहीं करते थे। एनजीओज ने हमेशा अच्छा काम किया है, अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छा काम किया है, बट फिर भी उनकी भी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए कि देखिए इनका और एक चेक और हो गया है ताकि हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी मीट आउट कर सकें कि इस एनजीओ ने, इस सोशल एंटरप्राइजेस ने ये सारे के सारे कंप्लायंस किए हुए हैं, ताकि जब वह कंप्लायंस कर चुकी होंगी तो की कॉर्पोरेट्स का भी या और स्टेक होल्डर्स का भी उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए एक नया कॉन्सेप्ट आया है सोशल ऑडिट का, इम्पैक्ट असेसमेंट का, ताकि उसको जो भी वो प्रोग्राम करते हैं, जो भी वो प्रोजेक्ट करते हैं, उसको आगे असेस किया जा सके, उसमें कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तो उसको भी देखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो एलिमेंट क्या है सोशल ऑडिट एंगेजमेंट की? एलिमेंट इसमें देखिए इसमें है कि ये थ्री पार्टी रिलेशनशिप है। थ्री पार्टी रिलेशनशिप इट मींस कि इसमें एक पार्टी तो सोशल ऑडिटर होगी, सेकंड पार्टी रिस्पॉन्सिबल पार्टी होगी जिसका ऑडिट होना है, और थर्ड हो सकता है इंटेंडेड यूजर, कि जो सोशल ऑडिट रिपोर्ट होगी उसको यूज कौन करेगा, है कोई भी यूज कर सकता है, आइदर सोशल एंटरप्राइजेस भी उसका यूजर हो सकती हैं, आइदर गवर्नमेंट भी हो सकती हैं, स्टेक होल्डर हो सकते हैं, रेगुलेटर हो सकते हैं, जिन्होंने आगे फंडिंग की है वह भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है।
और इसमें अल्टीमेटली होना क्या है कि जो भी प्रोजेक्ट होंगे उनको कवर किया जाएगा कंप्लीट, उनका एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। और उसके बाद में जैसा कि हम सब जानते हैं कि एविडेंसेस, जो भी सोशल ऑडिट होगा उसके एविडेंसेस रखने पड़ेंगे, किस किस तरह से ऑडिट किया गया है, जो एक ओपिनियन ऑडिटर ने अपना ड्राफ्ट किया है उसका बेसिस क्या क्या है उनके पास अवेलेबल, और उसके साथ के साथ एक रिपोर्ट भी बनानी पड़ेगी रिटर्न। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब अभी जैसे मैंने कि आपको स्टार्टिंग में बताया कि सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड ICAI ने अपनी वेबसाइट पर होस्ट किए हैं। अभी सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड जो है 16 सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं, SAS 100 से लेकर के SAS 1600 तक अवेलेबल हैं। तो SAS आपको इसकी रेफरेंस कॉपी आपको अवेलेबल इंस्टीट्यूट के पोर्टल से हो सकती है, नहीं तो आप बताइएगा, हम लोग भी अपने इसमें अपने लिंक में इसको डाल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स 100 से 1600 तक अवेलेबल हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के हम टॉपिक में अपने इस टाइम फ्रेम में सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड 100 to 400 हम कवर करेंगे, करने की कोशिश करते हैं। पहले हम जो 4 हमारे सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं इस पर हम बात करेंगे, डिटेल में हम बात करेंगे, तो ताकि हमें समझ में आए कि जब हम ग्राउंड रियलिटी पर काम करने के लिए जाएंगे तो उस समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किस तरह से उसको आगे बढ़ाना है, क्या क्या स्टेजेस होंगी, पहले क्या काम करना है, बाद में क्या काम करना है, पहले किन चीजों का ध्यान रखना है, बाद में किन चीजों का ध्यान रखना है। तो उन सारी चीजों को हम देख के आगे चलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। तो पहले जो हमारे 4 जो आज के हमारे टॉपिक हैं, जो सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं, उस पर हमने बात कर ली है। तो पहले जैसे हमारे SAS 100 है, तो वो है इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, malnutrition एंड इनइक्वालिटी के लिए बात करता है। SAS 200 बात करता है प्रमोटिंग हेल्थ केयर इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ केयर, सैनिटाइजेशन एंड मेकिंग अवेलेबल सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए बात करता है। थर्ड जो सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड है, बात करता है प्रमोटिंग एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी एंड लाइवलीहुड्स के लिए। और सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड 400 बात करता है प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड LGBTQIA+ कम्युनिटीज के लिए। तो आज हम इन 4 सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे, किस किस तरह से इसको आगे काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो आगे के हमारे बाकी की जो स्टैंडर्ड्स हैं वह हम आने वाले अपने टॉपिक्स में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो जो हमारा पहला सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड है जिसकी भी हम लोगों ने बात करी, सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, malnutrition एंड इनइक्वालिटी। तो यह सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स उन ऑर्गेनाइजेशंस पर, उन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या सोशल एंटरप्राइज पर एप्लीकेबल होगा जो कि हंगर से रिलेटेड काम करती है, पॉवर्टी से रिलेटेड काम करती है, malnutrition एंड इनइक्वालिटी से जुड़े हुए संगठनों के लिए काम करती है। तो अभी जैसे हमने बताया कि सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं, तो सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला है इंट्रोडक्शन पार्ट, दूसरा है प्रोसेस ऑफ सोशल ऑडिट, थर्ड है असेसमेंट ऑफ चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस, फोर्थ है अपेंडिक्स। तो ब्रीफ अभी मैं आपको लोगों को दे देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। इंट्रोडक्शन में सिर्फ ये बताया गया कि सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी कैसे होगा, कैसे इसको प्रोसेस करना है। नेक्स्ट जो प्रोसेस ऑफ सोशल ऑडिट है उसमें डिटेल में बताया गया है कि कैसे आपको स्टार्ट करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किन किन चीजों को उस समय करते हुए आपको किस किस तरह से अपना आगे प्रोसेस को, अपने आप को कह लीजिए कि किस तरह से आगे बढ़ना है। तो अपना डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं। थर्ड स्टेज में इसकी बताया गया है कि असेसमेंट किस तरह से होंगी, चैलेंजेस आपको किस तरह से आ सकते हैं, तो क्या क्या लिमिटेशंस इनहेरेंट हो सकती है जब हम काम करते हैं। अपेंडिक्स लास्ट फोर्थ में बताया गया है कि किस तरह से उनके सब एरिया है गोल हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम आगे। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, फर्स्ट पार्ट हम कवर करते हैं इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन पार्ट जब हम बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आता है हमारा कि इम्पैक्ट असेसमेंट, कि यह होगा क्या। इट इज इंडिपेंडेंट इम्पैक्ट असेसमेंट to whom of a social enterprises, and it includes the audit steps and the procedures, and it sets minimum requirements to be followed। मतलब
यह एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट होगी उन एनजीओज की जिन्होंने अपना इन चीजों के लिए काम किया है, और इसमें ऑडिट स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स कंप्लीटली डिटेल में बताए गए हैं, और किस किस चीजों का ध्यान रखना है यह इसमें बताया गया है। चलिए सेकंड सेक्शन में हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सेकंड। तो इसमें हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ सोशल ऑडिट की। तो जैसे ही हमने सोशल ऑडिट प्रोसेस की बात की, तो उसमें जब हम, जैसे नॉर्मली भी हम जानते हैं कि जब हम ऑडिट करने के लिए जाते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट करने से पहले हमें कुछ अपना ग्राउंड वर्क तैयार करना होता है, हमें अपना होमवर्क करना होता है। तो उसी पैटर्न पे यहाँ पर भी है कि हमें अपना कुछ होमवर्क रेडी करना होगा। होमवर्क रेडी हम किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हमें डाटा कलेक्शन का काम करना है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का हम काम करने जा रहे हैं, जिस सेक्टर का, जिस सोशल एंटरप्राइजेस का हम काम करने जा रहे हैं, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। तो डाटा कलेक्शन का हमें काम करना होगा। तो डाटा कलेक्शन के काम में हमें किससे हमें अप्रोच करना होगा, कैसे हम करेंगे? तो डाटा कलेक्शन के काम के लिए हम डायरेक्ट बेनिफिशियरी से भी हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं कि उनकी आउटपुट ले सकते हैं। इमीडिएट फैमिली मेंबर्स ऑफ डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं, उनसे हम आउटपुट ले सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर सप्लायर्स हैं, उनसे हम आउटपुट ले सकते हैं। फंडिंग एंटिटीज हैं जिन्होंने फंड किया है उस प्रोजेक्ट को, उनसे हम फीडबैक ले सकते हैं। मॉनिटरिंग एजेंसीज है, उनसे हम फीडबैक ले सकते हैं। की प्रोग्राम ऑफिशियल्स होता है रिपोर्टिंग एंटिटी की, जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उनके जो मैनेजमेंट पर्सन है, की प्रोग्राम ऑफिशियल्स हैं, उनसे भी हम फीडबैक ले सकते हैं, उनका भी ओपिनियन ले सकते हैं। अब इसमें जैसे कि हम बात करते हैं, अगर इरेडिकेटिंग हंगर, अगर कोई हंगर से जुड़े हुए कोई एनजीओ काम करती है, तो जो अल्टीमेटली सोशल एंटरप्राइजेस ने, एनजीओ ने डायरेक्ट बेनिफिशियरीज में कौन होंगे कि जिनको, जिस टारगेट सेगमेंट को बेनिफिट देने के लिए उन्होंने काम किया है, हंगर से जुड़े हुए प्रोग्राम्स रन किए हैं। पॉवर्टी की हम बात करते हैं, तो पॉवर्टी दूर करने के लिए जो उन्होंने प्रोग्राम्स रन किए होंगे, तो जो प्रोग्राम्स रन करते समय जो उनके डायरेक्ट बेनिफिशियरीज रहे होंगे, सपोज अगर कोई कैंपेन उन्होंने रन किया है कि जिसमें उन्होंने अवेयरनेस के लिए कुछ काम किया है कि जी किस किस तरह से लर्निंग हम कर सकते हैं या पॉवर्टी कम कर सकते हैं, या मिटाने के लिए अगर उन्होंने कुछ कैंपेन रन किए, जो उनके डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं उनको अप्रोच किया जा सकता है, या उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास कुछ सेगमेंट्स अवेलेबल हैं कि जिनके थ्रू डाटा कलेक्शन का काम किया जा सकता है, और एटलीस्ट अपना एक ग्राउंड वर्क रेडी किया जा सकता है, ताकि हमें आगे आने वाले अपने काम में आसानी रहे। तो इसमें हमें थोड़ा सा और ध्यान देना है फैक्टर्स ऑफ एक्सेस, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी, कि जब हम काम कर रहे हैं तो उसका रेलेवेंस और रिलायबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह कैसे हमने किया, कि हम जो अपना ऑडिट करेंगे उसकी रिलायबिलिटी कैसे रहेगी। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आगे मेंशन किए। सबसे पहला पॉइंट है जैसे कि डिजाइन्ड बाय इन हाउस, जो भी हम अपना बनाते हैं, एक टेम्पलेट बनाएंगे किस किस तरह से हमें काम करना है, तो वह क्या वो इंटरनल टीम ने बनाया है या एक्सटर्नल टीम ने, जो क्वेश्चनियर बनाया है, जो हमारा फीडबैक फॉर्म बनाया है, किसने बनाया है, क्या वो इंटरनल टीम ने बनाया है, तो उसकी भी रिलायबिलिटी, रेलेवेंस किस टीम ने बनाया है वो हमें चेक करना पड़ेगा। या किसी अगर हमने थर्ड पार्टी से बनाया है तो उनको क्या समझ है और किस तरह से उन्होंने बना के दी, क्या वो सारी चीजों को कवर कर पा रहे हैं, उस पर हमें ध्यान देना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो प्रोग्राम बन गया है, जो फॉर्म बन गया है, उसको करने के लिए, उसको भरने के लिए किस टीम ने बात की है। या तो वो हमारी हो सकता है इन हाउस टीम के थ्रू हमने काम करवाया है, कई बार सिचुएशन होती है कि हमें आउटसाइड एजेंसीज की भी हेल्प लेनी पड़ती है, मे भी हो सकता है हमने एक्सटर्नल स्पेशल एजेंसी से हेल्प ली हो। तो उस समय पर आइदर इन हाउस टीम है या एक्सटर्नल स्पेशल एजेंसी है, तो उनकी भी काम को ध्यान से देखना। फिर इम्पोर्टेंट आता है कि नंबर ऑफ डेज टेकन, कि हमने इस काम को करने के लिए कितने दिन लगाने हैं, कितने दिन लगा सकते हैं, कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा एरिया है, क्या ज्योग्राफिकल है, क्या उनमें इश्यूज आ सकते हैं, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नंबर ऑफ डेज का ध्यान रखना है। नंबर ऑफ टीम्स,
कितनी हो सकती हैं, एक टीम ही पूरे एरिया को कवर कर सकती है, ये हम चेक करेंगे, या एक से ज्यादा टीम की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको हमें देखना होगा। तो जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना होगा। और नंबर ऑफ मैन पावर कितनी एम्प्लॉय करनी है, एक टीम में कितने लोग होंगे, कितना बड़ा साइज है, कितना ज्योग्राफिकल एरिया है, एक ही जगह पर है, एक से ज्यादा जगहों पर है, तो स्टेट वाइज है, एक स्टेट से में भी कई बार हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट चल रहा है वह ज्यादा एरिया में चल रहा है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा प्रोजेक्ट है तो, या और डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज में चल रहा है, तो मे भी हो सकता है कि एक टीम के द्वारा ना हो पाए या मैन पावर आपको बढ़ानी पड़े। तो उन चीजों का ध्यान में रखते हुए नंबर ऑफ मैन पावर भी आपको डिप्लॉय करनी पड़ेगी। और साथ ही जब आप फीडबैक लेने गए हैं, क्या है, किन से मिले हैं, तो नंबर ऑफ विलेजर्स कितने हैं आपके, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कवर्स आपने कितनी की हैं, इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। और नंबर ऑफ रेडियस किलोमीटर्स आपने कितना कवर किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन चीजों का आप ध्यान रखना जब आप अपना सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड सोशल ऑडिट करने के लिए जाते हैं। अभी तक हमने बात की डाटा कलेक्शन की और टीम की। तो जब हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, डाटा अभी ऑडिट हमने स्टार्ट नहीं किया है, अभी उससे पहले ही हम लोग अपना ग्राउंड वर्क तैयार कर रहे हैं कि एटलीस्ट एक हमारे पास एक पिक्चर निकल कर के आए कि बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हो। तो उस समय पर हमने डाटा कलेक्शन कर लिया और एक फीडबैक फॉर्म या अपनी रेलेवेंस हमने बना लिया। तो उसके बाद आता है डेस्क रिव्यू का, कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको हम एक रिव्यू कर लें कि किस तरह से हमें इंफॉर्मेशन और मिली है या और हमें चाहिए होगी। और प्रोजेक्ट से रिलेटेड सपोज जैसे हम हंगर की बात करते हैं, जो हंगर्स में काम करती है ऑर्गेनाइजेशन, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि डिटेल्स ऑफ मील प्रोवाइडेड, कि जो भी सोशल एंटरप्राइजेस ने मील प्रोवाइड किया है उस मील की इंफॉर्मेशन ले लें। क्या क्या हो सकती है, कुछ भी, सपोज जैसे उन्होंने खाने में दिया है, खाने खिलाने के लिए किया है, या पैकेट बना बना कर उन्होंने दिया है, या ड्रॉ उन्होंने कि सूखा राशन दे दिया है, तो जो दिया होगा उसकी इंफॉर्मेशन होगी। सेकंड है सब्सिडाइज फूड, फ्री फूड और राशंस, ये अगर दिए हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन लेनी होगी। मे भी हो सकता है कि कैश सब्सिडी दे दी गई हो, अगर सब्सिडी दी है तो उसकी इंफॉर्मेशन लेनी होगी, असिस्टेंस दी है तो उसकी इंफॉर्मेशन, न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स अगर कुछ हुए हैं तो उसके बारे में एक रिव्यू किया जा सकता है, उनकी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। जॉब अपॉर्चुनिटी अगर मनरेगा के अंतर्गत पड़ी है, कुछ हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। अगर पॉवर्टी हटाने के लिए सपोज हम बात करते हैं, कुछ अवेयरनेस कैंपेन्स की बात किए गए हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन पहले से कलेक्ट की जा सकती है। फीडबैक फॉर्म्स आपको भरवाने पड़ेंगे, तो जो फीडबैक फॉर्म्स आपने भरवाए हैं उसको आप रिव्यू कर सकते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। और लास्टली सेकेंड लास्टली की सरदर्द, जैसे इवेंट्स हुए हैं कुछ आपके, जो इवेंट आपने ऑर्गेनाइजेशन ने किए हैं तो उसके फोटोग्राफ्स आप ले सकते हो। और इम्पोर्टेंटली अगर कुछ एमओयू साइन हुआ है एंटिटी के बीच में तो उसको आप ले सकते हैं, स्पॉन्सर्स और इम्प्लीमेंटिंग जिसके साथ में, कि जो एनजीओ हैं अगर किसी और कॉर्पोरेट ने उनको फंडिंग दी है तो उस ड्राफ्ट अगर कोई उनका डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, एमओयू अवेलेबल है, तो उसको ले लिया जा सकता है, उसको भी हम कवर कर सकते हैं। चलिए, अब अभी तक हमने बात करी इन हाउस अपना प्रोसेस की, डाटा कलेक्शन कैसे होगा, डेस्क रिव्यू कैसे होगा, यह हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में आती है ऑन ग्राउंड रियलिटी, जो अपने फील्ड में जाना है, फील्ड में जाकर के आपको इंस्पेक्शंस करने होंगे, यह काम आपको करना होगा, और पर्सनल इंटरव्यूज भी आपको करने होंगे। सोशल ऑडिट हमारे जो ट्रेडिशनल ऑडिट है उनसे थोड़ा सा हटकर होगा। इसमें क्या होगा कि आपको खुद जा जाकर लोगों के बीच में जो अल्टीमेटली बेनिफिशरीज हैं या और भी आपके जो लगते हैं इम्पोर्टेंट पर्सन हैं, उनको जाकर के पूछना होगा। आपको खुद अपना ऑब्जर्व करना होगा, इंस्पेक्शंस करनी होगी कि जो भी काम किया गया है, जो भी काम दिखाया गया है, क्या ये काम हुआ है। लोगों से बात करनी पड़ेगी, उनके प्रश्न सुनने पड़ेंगे, उनके अगर कुछ सुझाव हैं तो उसको सुनना पड़ेगा, उसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। तो इस तरह से पहले से ही
आपने जो निर्धारित क्वेश्चन अपना बनाया है उसको आप लेकर के जाएं, और जो जो आपके पास है पर्सनल इंटरव्यूज में आप उनसे बात कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं उनका नाम जैसे क्या है, क्या उनका फीडबैक है, जो उन्होंने प्रोजेक्ट देखा है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, अगर कोई कैंपेन है तो उसका अल्टीमेटली क्या इम्पैक्ट लगा है, कुछ इम्प्रूवमेंट का अगर वो सजेशन देना चाहते हैं तो उस तरह से आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी फील्ड वर्क में जाकर के, फील्ड में जाकर के इसका काम करना पड़ेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यह हमने बात कर ली इंस्पेक्शन एंड पर्सनल इंटरव्यूज की। अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन की, किस तरह से इसको इवैल्यूएशन किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ सैंपल क्वेश्चंस अवेलेबल यहाँ पर रखे गए हैं कि जिसके थ्रू आपको एक बेसिक आइडिया लग सकता है। मतलब यह है नहीं कि यही एक क्वेश्चन है, इसके अलावा नहीं आपने आगे बढ़ना। यह एक सैंपल क्वेश्चन है जिसको लेकर के कि आपको एक आइडिया दिया जा सकता है कि ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ और भी करना चाहें, आपके अगर माइंड में कुछ और भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो उसको भी आप दे सकते हो। इसमें जैसे कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं कि डिड द टारगेट पीपल रिसीव द बेनिफिट, क्या जो टारगेट पीपल हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, उनको जो भी आपने प्रोजेक्ट किया है, जो भी आपने इंट्रोड्यूस किया है, उससे क्या बेनिफिट हुआ भी है कि नहीं है। अगर आपने पॉवर्टी के लिए कोई कैंपेन रन किया है, न्यूट्रिशन के लिए अगर आपने कोई प्रोजेक्ट चलाया है, अगर आपने हंगर के लिए कोई प्रोजेक्ट चलाया है, तो क्या वह लाभान्वित हुए भी कि नहीं। अब आप सब जानते हैं कि कई बार होता क्या है कि दिखा कुछ और दिया जाता है और एक्चुअल में कुछ और होता है। तो इसी पर्पस के लिए है कि इंस्पेक्शन आपको करनी है, लोगों के बीच में जाना है, आपको मालूम करना है कि जो टारगेट पीपल थे उन तक उसका बेनिफिट पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। ये आपने ध्यान देना है। और नेक्स्ट इसमें हो सकता है कि वेदर देयर वाज डिक्लाइन इन स्टार्वेशन रेट, क्या जो स्टार्वेशन रेट है आपके काम करने के बाद में उस एरिया में, उस टारगेट सेगमेंट में, क्या उसमें कुछ डिक्लाइन हुआ है या नहीं हुआ है। अल्टीमेटली जो आपने काम किया है उसका इम्पोर्टेंटली रिजल्ट क्या निकला है, इसका आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट हो सकता है whether there was improvement in nutritive value, जो आपकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है क्या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई। अगर हम इसमें बात करते हैं नेक्स्ट की क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वह कुछ बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, कुछ लोगों ने आगे आकर के अपना जो एम्प्लॉयमेंट के प्रति रुझान है वह दिखाया है कि नहीं दिखाया, किस तरह से वो लगता है कि नौकरी दी जा सकती है जिससे कि बेसिक लाइन में पॉवर्टी है उसको दूर किया जा सकता है। ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं उस टारगेट एरिया में। जो पीपीएल मीन्स की बिलो पॉवर्टी लाइन लेने वाले जो लोग हैं, जो नंबर ऑफ पर्सन है, सपोज किसी एरिया में 100 पीपल रहते थे जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते थे, उसमें काम करते थे। तो जब आपने प्रोजेक्ट अपना रन किया है तो क्या उसके बाद में वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, बीपीएल वाले लोग हैं, क्या उनकी काउंटिंग में नंबर्स में क्या रिडक्शन हुई है। सपोज जैसे 100 का हमने एग्जांपल लिया कि 100 लोग रहते थे बीपीएल वाले, तो जब आपने प्रोजेक्ट रन किया उसके बाद में जब आपने देखा कि इम्पैक्ट हुआ है, तो क्या वो 100 से घटकर 98 हुआ है, 99 हुआ है, 90 हुआ है या नहीं हुआ है, या उल्टा बढ़ तो नहीं गया। तो वो भी आपको ध्यान देना है। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हुई है कि नहीं, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। यह भी आपके दिमाग में आ सकता है कि जो वहां पे लोग रह रहे हैं उनके जीवन यापन की श्रेणी में उनमें क्या इम्प्रूवमेंट हुई है क्या है। नेक्स्ट हो सकता है कि सेंसस और एनएफएचएस डाटा जो है उसमें रिडक्शन कुछ हुआ है कि नहीं, रिडक्शन इन नंबर ऑफ पेशेंट्स, इंक्रीज इन रिपोर्टिंग ड्यू टू ग्रेटर अवेयरनेस, आपकी जो अवेयरनेस आपने फैलाई है उसको लेकर के जो आपके पेशेंट्स हैं क्या उनके नंबर्स में कुछ आया है, रिडक्शन हुई है कि नहीं हुई है। और जो जो आपके अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं उसको लेकर के कि जो उसमें रिपोर्टिंग है किस तरह से उसमें आगे इम्पैक्ट आया है, इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो इवैल्यूएशन क्वेश्चन हमने लिए कि फर्दर क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं इन चीजों को, इन ऑडिट को करते समय, और उसमें किस किस चीजों का हमें ध्यान देना। इसमें हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स की, कि जो आपने प्रोग्राम रन किया है अल्टीमेटली उसका कॉम्पोजिशन क्या रहा,
पढ़ लेते हैं whether the program objective were found to be consistent, जो आपने प्रोग्राम किया है उसका ऑब्जेक्टिव कंसिस्टेंट है या नहीं with the composition of the beneficiaries, कि मतलब कि जो आपके बेनिफिशरीज हैं उनमें कंसिस्टेंटली हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट। और अगर हम बात करते हैं क्वालिटी और सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स के लिए, तो उसमें हम चेक कर सकते हैं कि जो सर्विसेज दी गई हैं क्वालिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, इम्पोर्टेंटली कि जो आपने खाना दिया, सपोज अगर हम मील की बात करते हैं डेडिकेटिंग हंगर अगर प्रोजेक्ट के लिए, कि जो आपने खाना दिया उनको खाने की क्वालिटी कैसी थी, कि जो खाना दिया गया वह खाने में ठीक था, उसमें जो न्यूट्रिटिव कंटेंट्स होने चाहिए थे वह ठीक थे, नहीं थे, खराब तो नहीं था, या किसी भी स्टेज पे लगे कि अगर श्रेणी में उत्तम नहीं है तो क्या उसकी हम बात कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है हो सकता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं whether they were satisfied with the services they received, जो उनको सर्विसेज दी गई हैं क्या वो उससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं, यह भी आप देख सकते हैं। क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट विद द बेनिफिशियरीज, कि जो बेनिफिशियरीज के साथ में एंगेजमेंट है उसकी क्वालिटी कैसी थी। Have the services resulted in to reduce the hunger cases, जो हंगर केसेस हैं क्या उनसे उनमें सर्विसेज पे कुछ रिडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, यह आप देख सकते हैं। आर द बेनिफिशियरीज बेटर इन्फॉर्म्ड, कि जो उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं क्या उनके बारे में उनको बताया गया है, अब उनके बारे में क्या गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी अधिक हुई है कि नहीं। सपोज हम बात करते हैं मिड डे मील की, तो जो मिड डे मील प्रोग्राम है क्या उसके बारे में लोगों में जागरूकता पहुंची है कि नहीं है। पोषण अभियान की बात हम करते हैं, क्या उसके बारे में जानकारी पहुंची है कि नहीं पहुंची है। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, क्या उसके बारे में कोई जानकारी पहुंची है कि नहीं पहुंची है। मनरेगा है तो उसके बारे में जो है क्या जो लोग हैं उन तक इसके बारे में जानकारी पहुंची है या उन्होंने उसका लाभ लिया है या नहीं लिया है, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है क्या उसमें उनका कुछ रेज हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर हम बात करते हैं कि रिड्यूस केसेस ऑफ मैलन्यूट्रिशन, अगर इसमें कुछ उनका रिडक्शन आई है तो देखा जा सकता है। और बेनिफिशियरी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोग्राम्स, कि जो प्रोग्राम्स हैं उससे अगर कुछ सजेशंस हैं तो कौन कौन से हो सकते हैं, उससे हम क्या ले सकते हैं, उसको भी आगे देखा जा सकता है। नेक्स्ट है whether the constraints of the challenge faced in providing the services, फीडबैक भी देखा जा सकता है कि जो किस तरह का चैलेंजेस ऑर्गेनाइजेशंस को मिला है देखने को, उसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक की मैट्रिक्स की। की मैट्रिक्स में क्या हो सकता है कि एटलीस्ट जब आप एक प्रोजेक्ट अपना कर रहे हो, जब आप अपना काम कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपको एक बेस लाइन रखना पड़ेगा कि पास परफॉर्मेंस क्या रही है और आपका स्टार्टिंग लाइन क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, और जो आपने किया, जो आपने प्रोजेक्ट किया उससे चेंज क्या हुआ, पास परफॉर्मेंस क्या थी, और इससे आगे क्या क्या आपके अचीवमेंट्स हैं रिपोर्टिंग पीरियड में, इसको आपको एक एटलीस्ट एक फॉर्मेट में तैयार करना होगा। और एक साथ में छोटा सा और हो सकता है कि इनकेस अगर ये आपने प्रोजेक्ट नहीं किया होता तो उसका अल्टीमेटली आज की डेट में परिस्थिति क्या रहती, और जो आपने प्रोजेक्ट किया है उससे क्या चेंज आया है, उसके एविडेंसेस आपको रखने होंगे अपने पास में। और इनकेस अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, नेगेटिव कोई चीज आई है, तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ अपने जो स्टेज सेकंड सेक्शन है उसी में हम बात करते हैं किस तरह से हमें ऑडिट करना है। ऑडिट करने के लिए हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, दो तरह से हमें रिपोर्टिंग में हमें ध्यान रखना है। एक हम बात करेंगे असेसमेंट की, क्वांटिटेटिव, बार बार हम वर्ड यूज करेंगे क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में कि हम क्वांटम देखेंगे कि कितना इम्पैक्ट आया है उसका, और दूसरा हम देखेंगे, बात करेंगे क्वालिटेटिव कि क्या क्वालिटी में भी कुछ इम्प्रूवमेंट आई है। दोनों को हम आगे अभी डिटेल में हम डिस्कशन कर लेंगे किस किस तरह से हो सकता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अपने पहले इसमें तरफ कि किस किस तरह से क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया में चेंज आया है। सपोज हम बात करें जैसे कि नंबर ऑफ मील्स प्रोवाइडेड टू इन्फेक्ट्स, एडल्ट्स, बीपीएल कार्ड होल्डर्स, marginalized groups,
डिजास्टर बाय जेंडर, इनको क्या क्या कितनी कितनी क्वांटिटी में क्या क्या दिया गया है, इसकी इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो। क्वांटिटी ऑफ मील्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू इन्फेंट्स, एडल्ट्स एंड बीपीएल कार्ड होल्डर, जो जो आपने मील डिस्ट्रीब्यूट किया है उसकी क्या क्या क्वांटिटी रही है, इसकी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। न्यूट्रिशनल वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब उस जो आपने मील डिस्ट्रीब्यूट किया उसमें कैलोरीज, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स कितना कितना किस किस क्वांटिटी में है, उसकी इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो। नंबर एंड वैल्यू ऑफ फ्री फूड राशंस, जो आपके फ्री फूड राशन इन केस अगर आपने दिए हैं, कितनी वैल्यू को और कितनी क्वांटिटी में आपने दिया है, सब्सिडाइज फूड अगर दिया है उसकी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज कवर्ड, कितने नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज हैं जो कि एनएफएसए के अंतर्गत, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत कवर किए हैं, उसकी हम बात कर सकते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years हु आर अंडर, कि जो अंडर वेट हैं 5 years और बिलो वाले जो बच्चे हैं कितने हैं, उनकी संख्या आप एक बार देख सकते हो। Number of pregnant women in the age of 15 years and adolescent age 10 to 19 years who are anemic, इनकी भी बारे में एक इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं डिटेल्स ऑफ कैश सब्सिडीज। इन केस अगर कैश सब्सिडीज दी गई हैं उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको देखनी होगी। नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएटेड, कि जो है वेरियस स्कीम्स टू मेल्स हैं, फीमेल्स हैं जो बीपीएल कार्ड होल्डर्स हैं, उनको जो गवर्नमेंट की जो वेरियस स्कीम्स आती हैं और उसकी जो अपॉर्चुनिटीज है उनके अंतर्गत कितने लोगों को रोजगार दिया गया है, इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको लेनी। वेज डिस्ट्रीब्यूशन टू मेल्स फीमेल बीपीएल कार्ड होल्डर्स, यह भी आपको देखना होगा कि जो वेतन दिया गया है, जो उनको वेजेस दिए गए हैं, किस तरह से कितना कितना दिया गया है, उनका इंफॉर्मेशन। हम बात करेंगे आगे नंबर ऑफ पर्संस provided employment against persons who demanded employment and बनेगा, कि जितने लोगों का आया कि इनको हमने देना है रोजगार, और कितने लोगों की डिमांड थी, क्या जितने लोगों की डिमांड थी क्या उतने लोगों की डिमांड को पूरा कर पाए, यह आप देख सकते हो। दूसरा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस योजना के अंतर्गत जो सोशल बेनिफिट देना था, सोशल प्रोटेक्शन देना था, वो कितना परसेंटेज है कि टोटल एलिजिबल पॉपुलेशन कितनी थी, उसमें से कितने लोगों को बेनिफिट मिला है, इसका आप देख सकते हो। परसेंटेज ऑफ हाउस लिविंग इन पक्का हाउसेस, जो आपका टारगेट एरिया है उस एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं उसमें से कितने लोगों का जो मकान है पक्का बना हुआ है, उसको भी आपको देखना होगा। और साथ ही में नेक्स्ट आ सकता है कि जो नेशनल पॉवर्टी लाइन से जो नीचे रहने वाले लोग हैं उनकी कितनी परसेंटेज है इस एरिया में आपने किया है, उसके बारे में भी इनको इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी। यह तो हमने बात करी अभी तक की क्वांटिटेटिव, कितना कितना क्वांटिटी में नंबर्स में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वालिटेटिव क्राइटेरिया। क्वालिटेटिव क्राइटेरिया में हम बात करते हैं कि सबसे पहले इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक कंडीशन, जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें इंप्रूवमेंट की, इट मींस इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है क्या उसमें इंप्रूवमेंट आई है, यह है क्वालिटी का। कि सपोज अगर आपने कोई हंगर से रिलेटेड अगर आपने कोई प्रोग्राम रन किया है, या पॉवर्टी से रिलेटेड अगर आपने कोई प्रोग्राम रन किया है, तो उसके बाद में क्या लोगों के रहन सहन में कुछ बदलाव आया है कि नहीं आया है। कि जैसे सपोज पहले लोगों के पास रोजगार नहीं था, आपके प्रोग्राम के बाद में उनको नॉलेज के बाद में का रोजगार बढ़ा है, रोजगार बढ़ने के बाद में क्या उनके रहन सहन के तरीके में बदलाव आया है या नहीं आया। तो अगर कुछ आया है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको देखनी है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए अभी तक हमने बात कर ली अपना सोशल ऑडिट, प्रोसेस ऑफ सोशल ऑडिट, कि किस तरह से हमें करना है ऑडिट, वह हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेज है हमारी, असेसमेंट ऑफ चैलेंजेस एंड लिमिटेशन। तो जब हम बात करते हैं कि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें किस किस तरह के चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, या कुछ उसकी इनहेरेंट लिमिटेशंस भी हो सकती हैं, उसको हमें यहाँ पर डिस्कस करते हैं।
कि सोशल ऑडिटर शुड आइडेंटिफाई द चैलेंजेस फेस बाय द स्टेक होल्डर्स, कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने किस किस तरह के चैलेंजेस को फेस किया है, इनको आपने असेस करना है। और साथ ही साथ एरियाज ऑफ द इम्प्रूवमेंट बेस्ड ऑन द सजेशंस एंड फीडबैक रिसीव्ड, कि जो आपने सजेशंस आपके पास आए हैं, जो फीडबैक्स आए हैं, उनके बेसिस पर जो इम्प्रूवमेंट एरियाज हो सकते हैं उसके बारे में भी आपको जानना है। क्या विच माइट इन्फ्लुएंस द इम्पैक्ट असेसमेंट, क्योंकि आपकी इम्पैक्ट असेसमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब किस किस तरह के चैलेंजेस फेस करने को आते हैं, चैलेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं जो हम नॉर्मली देखते हैं। नॉर्मली हम बात करते हैं जब भी अगर हम मील वाला प्रोग्राम कोई रन करते हैं उसमें देखते हैं, तो अगर आपको किसी को भोजन पहुंचाने की व्यवस्था करनी है, उसका प्रोजेक्ट रन करना है, तो वहां पर बहुत सारी, कई बार देखा जाता है कि फूड वेस्टेज बहुत सारी होती है। सबसे इम्पोर्टेंटली हम लोग भी देखते हैं कि अगर कहीं पर खाना बनाया गया है तो हो सकता है कि सपोज आपने बना लिया 100 लोगों के लिए और आए आपके पास, जब आपने प्रोग्राम रन किया आपका एस्टिमेट भी नहीं हो पाया, तो हो सकता है वो 85 लोग आए या 60 ही लोग आए, तो उस समय पर खाना वेस्ट हो सकता है कि जो खाना नहीं खाया गया या बच गया वह खराब हो सकता है, वह भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हो सकता है मेंटेनिंग न्यूट्रिशियस एंड फ्रेश क्वालिटी ऑफ द फूड ड्यू टू शॉर्ट। ये जो कई बार हम देखते हैं खाना जो है उसकी अपनी एक लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ होती है, कि वह कितने टाइम के अंदर अंदर कंज्यूम होना चाहिए, तो या उसके न्यूट्रिशंस कब तक उसमें बने रहेंगे। यह सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि उस समय पर वह डर लगा रहता है कि जी ये फूड है इतने टाइम तक यूज हो जाना चाहिए, नहीं तो वह खराब हो सकता है। इसका भी ध्यान चैलेंज आता है हमें देखने को। नेक्स्ट आता है लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखते हैं कि जो एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन है, उसके लिए भी सभी के पास साधन उपलब्ध नहीं हो, कि जो उनकी आगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वह भी इक्वली उनके पास तक नहीं पहुंच पाती हैं, लोगों को मालूम नहीं हो पाता है, या उसमें भी इशू आता है कि किसको जॉब मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, किसको एजुकेशन मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, इसमें भी लोगों में डिफरेंस रहता है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन एक्सक्लूजन, आज भी हम बात करते हैं तो कई बार हमारे देश में इस तरह का सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। आप भी आए तौर पर कभी ना कभी आप भी रूबरू हुए होंगे कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोगों को, अगर कोई सोशली हम बात करते हैं कि सोशली डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, कि कुछ ऊंचे तबके के लोग हैं, कुछ निम्न तबके के लोग हैं, तो उनके बीच में जब इश्यूज आते हैं तो वह दिक्कत का कारण बनते हैं। नेक्स्ट हो सकता है रेजिस्टेंस टू वर्क एंड गेन एम्प्लॉयमेंट। कई बार देखने को आता है कि लोगों को एक ऐसी आदत पड़ चुकी होती है कि अगर आप उनको काम दोगे भी ना तो वह कर नहीं पाएंगे या करना नहीं चाहते, तो उनको एक यह बहुत बड़ा इश्यू रहता है कि काम नहीं करना है, या उनको अगर लगता है कि जी काम ऐसे ही चल रहा है बिना किसी मेहनत के, तो वह भी लोग आगे काम नहीं करना चाहते हैं। हम भी जाते हैं, देखते हैं कई जगह पर ऐसा है कि जो लोगों को पास बैठे हुए हैं आराम से हैं, उनको अगर बोला जाए कि भाई साहब आप ही जा करके जो ये गवर्नमेंट की स्कीम है इसमें जा करके अगर आप काम करेंगे तो ये आपको इतना महीने के डेली वेजेस पर आपको मिलेगा, तो वह लोग कई बार इंटरेस्ट नहीं लेते। नेक्स्ट चैलेंज क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस टू चेंज। लोग चेंज ही नहीं करना चाहते हैं, जिस परिस्थिति में पड़े हुए हैं ना उसी परिस्थिति में ही पड़े रहना चाहते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते। अनअवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फंड्स, यहाँ तो मोस्ट कॉमन इश्यूज रहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि वे काम नहीं कर पाती क्योंकि उनके पास फंडिंग की अवेलेबिलिटी रहती है। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ राइट्स, जो है कि जो लोगों के उनके अधिकारों के बारे में सूचना नहीं मिल पाती है, इंटाइटलमेंट्स है, जो स्कीम्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, कि जो गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स आ रही हैं उसके बारे में लोगों को खबर ही नहीं होती है, पता ही नहीं होता है कि क्या क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिसका कि वह लाभ उठा सकते हैं, तो वह नहीं पता होता है उनको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी स्टेप में क्या है कि जब हम बात करते हैं, अभी हमने चैलेंजेस की बात करी, अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है कि ऑडिटर शुड आइडेंटिफाई द इनहेरिट लिमिटेशन, मतलब ऑडिटर को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कुछ इनहेरिट लिमिटेशन की जो कि प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिससे कि इम्पैक्ट
हो सकती हैं जो आपकी इम्पैक्ट असेसमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। क्या क्या हो सकती हैं? सपोज एक एग्जांपल हो सकता है कि जब आपने फीडबैक फॉर्म दिया, ठीक है ना, तो लोगों ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया, लोगों ने भरा ही नहीं। जब वो लेकर के गए आप लोगों के पास कि आप उसमें भर करके दे दीजिए, उसमें कुछ भी कारण हो सकता है कि लोगों को पढ़ना नहीं आता होगा फॉर्म, या वो बात नहीं करना चाहते थे आप लोगों से, या वो आंसर नहीं देना चाहते थे, या शर्मा रहे थे, किसी भी रीजन से उन्होंने आपको फॉर्म ही नहीं दिया नहीं। कुछ हो सकती हैं परिस्थितियां कि उन्होंने क्वेश्चन का आंसर तो दिया, 100 थे, 80 का ही दिया, 20 का ही दिया, 10 का ही दिया, तो पूरे जो आपका क्वेश्चन फॉर्मेट एक बना हुआ था उसका आंसर ही नहीं दिया लोगों ने। तो उससे क्या होगा कि जो आपका अल्टीमेटली एक आपने डिजाइन किया हुआ था कि मेरा ये प्रोजेक्ट होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए, उसमें इम्पैक्ट ये हो सकता है। और एक एग्जांपल हो सकता है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिस्पोंडेंट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सर्विसेज, कि जिस एरिया में आपने प्रोग्राम रन किया वहां पर वो पर्सन ही अवेलेबल नहीं था, जो बेनिफिशरीज थे वो अवेलेबल ही नहीं थे। कुछ भी रीजन हो सकता है, कहीं और शिफ्ट हो गए, नहीं अवेलेबल हो जब आप गए हो, किसी भी रीजन से। या नेक्स्ट एक और हो सकता है कि जो आपके पास डाटाबेस अवेलेबल था, इसमें आपकी हो सकता है आपकी एंटिटी ने आपको फीडबैक फॉर्म दिया हो कि जी ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है कुछ है, तो लोगों के पास जब आपने कॉन्टैक्ट किया तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स ही नहीं थी, जो आपका एड्रेस था वहां पर एड्रेस पर लोग अवेलेबल नहीं थे, आपने फोन करने की कोशिश की तो फोन ही नहीं मिले लोगों के, फोन मिले तो उन्होंने आंसर नहीं किया, कुछ भी हो सकता है। तो ये इनहेरेंट लिमिटेशंस है कुछ इस तरह की कि जो कि चैलेंज करती हैं, जो कि आपकी असेसमेंट को इम्पैक्ट कर सकती हैं, इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो किसी भी एक सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड का 4th सेक्शन है, जिसको हम बात करते हैं टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ एरियाज एंड सब एरियाज ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव्स की। जो अल्टीमेटली सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, तो क्या क्लासिफिकेशन है, या मेरे अनुसार कि अल्टीमेटली गोल क्या है आपकी जब आपने कोई भी प्रोजेक्ट किया है उसका। सपोज अगर हम हंगर की बात करते हैं तो इसमें गोल होना चाहिए आपका एंड हंगर, कि आपको भूख मिटानी है, एंड इंश्योर एक्सेस टू बाय द पीपल in particularly poor and people in vulnerable situation, including in fact to save, इसमें हो सकता है एंड ऑल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन एंड एडल्ट न्यूट्रिशन नीड्स, की जो भी नीड्स हैं लोगों की, बच्चों की, महिलाओं की, लड़कियों की, उनकी नीड को पूरा करना, एरेडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी फॉर द पीपल एवरीवेयर, की जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको जड़ से खत्म करना, यह भी हो सकता है। इम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट सोशल प्रोटेक्शन, जो एक सोशल प्रोटेक्शन अवेलेबल हैं गवर्नमेंट की स्कीम है कुछ हैं, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना और उसका ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। एम्पावर एंड प्रमोट सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंक्लूजन, जो पॉलिटिकल हैं, जो सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में लोगों को जागरूकता होना, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, सेक्स, डिसेबिलिटी, रेस, किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजन के, किसी भी स्टेटस के कुछ भी लोग हों, उनके बारे में आपको जागरूकता होनी चाहिए। तो यह एक हमने अभी बात करी, टॉपिक थोड़ा सा लेंथी हो गया तो सोशल ऑडिट स्टैंडर्ड्स के लिए। तो क्या मैम ये हम अभी यहाँ पर अपना कोई क्वेश्चन लेना चाहेंगे या किस तरह से है? टाइम भी देखिए अभी टाइम हो गया है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस था, तो आप देखिए अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगी कि सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि सोशल ऑडिट करवाएगा कौन, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लोग सोशल ऑडिट में जाएंगे वो सोशल ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन आपने मिला करके पूछे हैं जिनका मैं यहाँ पर आंसर करना चाहूंगा। कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सोशल ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि हम समझ लेते हैं इसकी बैकग्राउंड को, कि सपोज अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट रन किया है तो ऑडिट उसी प्रोजेक्ट का होना है। जो सोशल एंटरप्राइजेस ने अगर किसी भी सेगमेंट को लेकर के प्रोजेक्ट रन किया, प्रोग्राम रन किया, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, किस तरह से इम्पैक्ट, उसकी जो अल्टीमेटली एंड गोल्स थे वो हुए कि नहीं हुए, तो उसको क्या इम्पैक्ट हुआ है उस एंटरप्राइजेस को ही उसका ऑडिट कराना होगा।
तो मेरी जो समझ कहती है कि सोशल एंटरप्राइजेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग। तो क्योंकि आगे हमने जैसे पहले बात की थी कि लास्ट हमारे सेशन में कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज की सेशन में भी कि सोशल एंटरप्राइजेस को जब अपने एनुअल डिस्क्लोजर देने हैं तब उनको जितने भी उनके प्रोग्राम्स हैं, जितने भी उनके पास प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बारे में इम्पैक्ट असेसमेंट एक रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सोशल एंटरप्राइजेस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि सोशल ऑडिट वह करवाए। अब नेक्स्ट आपने इसमें क्वेश्चन पूछा कि अपॉइंटिंग कौन करेगा, किस तरह से होगा सोशल ऑडिटर। तो लास्ट टाइम भी जैसे हमने डिस्कशन किया था कि सोशल ऑडिटर्स का एक पैनल बनाया जाएगा, एक एग्जाम होगा, क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन के साथ में एग्जाम होगा, सोशल ऑडिटर्स का एक पैनल बनेगा। तो पैनल के साथ ही जो मेरी समझ कहती है कि जो सोशल ऑडिटर फर्म्स होंगी, जो सोशल एंटरप्राइजेस होंगी, उनको पता होगा कि हमें ऑडिट कराना है, तो एक पैनल बना दिया जाएगा सेबी के द्वारा। ये पैनल में ऑडिटर्स अवेलेबल हैं, उन ऑडिटर्स में से ही आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, जहां पर आपको लगता है ज्योग्राफिकल है या जिस भी आपको लगता है हिसाब से आप उन पैरामीटर्स के हिसाब से उसको चूज करेंगे। तो आपको वहां उस पैनल में से ही चूज करना होगा। परफेक्ट सर। इसमें एक क्वेश्चन और आ रहा है, जैसे आपने बात की स्टारवेशन रेट कहाँ चेंज हो रहा है वो देखने की, और न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, कहाँ क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो इनके ऊपर एक एक्सपेंस भी आएगा। ये एक्सपेंस अगर एनजीओज करते हैं तो ये क्या उनके सीएसआर में क्वालिफाई करेगा? वो जब सर्टिफिकेट देंगे, यूसेज सर्टिफिकेट देंगे, तो उसमें ये अग्री कर लिया जाएगा सीएसआर में या एडमिन में जाएगा? देखिए मैम, मेरा ओपिनियन अभी यहाँ पर यह कहता है कि देखिए अभी क्लैरिटी में भी आ जाए इस चीज को लेकर के, बट मेरा मानना यह है कि जो भी आप प्रोजेक्ट रन कर रहे हो उस प्रोजेक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, उससे रिलेटेड अगर आप कुछ खर्चा कर रहे हो, तो वह उस प्रोजेक्ट की ही एप्लीकेशन में काउंट होगा। एडमिन में मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका सेगमेंट कुछ और है या आप नया कुछ और भी सेगमेंट करना चाहते हो, जिसको लेकर के आप रिसर्च वर्क कर रहे हो, जिसको लेकर के आप इंफॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे हो, उस चीज को लेकर के अगर आप चलते हो तो मे बी अलग हो सकता है इसमें राय। बट अगर आपका जो मेन प्रोजेक्ट एरिया है, जो मेन एरिया है आपका, उस प्रोग्राम से रिलेटेड ही अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेते हो, तो उसकी अगर कुछ कॉस्ट होगी तो वह उसमें इंक्लूड हो जाएगी। सर आपका जो SAS 200 है, ये अगर 15-20 मिनट्स में कवर हो जाता है देन तो इट्स ओके, वी कैन कैरी ऑन विद द SAS 200। एल्स हम लोग अच्छा, फिर नेक्स्ट सेशन में इसको कवर करते हैं। नहीं बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा फिर देखिए मुझे थोड़ा सा फास्ट मूव करना पड़ेगा, तो अगर मेरे पार्टिसिपेंट्स अलाउ थोड़ा करते हैं इस में ना। सिंस हम लोगों ने 100 में काफी डिटेल में किया है, तो हाँ जी, हाँ 200 जी, में हाँ जी, थोड़ा सा फास्ट मूव करके अगर हम लोग कंप्लीट कर लें तो नेक्स्ट बाकी दोनों हम एग्जैक्टली लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करें। एग्जैक्टली क्योंकि मैम ये ना बेस एक हमारा अवेलेबल है कि किस तरह से प्रोसेस को करना है। तो जब आप करने के लिए जाओगे ना, आपको किन किन चीजों को आपको इश्यू आ सकता है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है, क्या क्या आपके पास सॉल्यूशंस अवेलेबल हो सकते हैं, तो उसके लिए था कि हम बेसिकली हम समझें कि किस तरह से ऑडिट हमें करना है। तो थोड़ा सा टाइमलाइन है, बट मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारा SAS 200 है उसको थोड़ा सा हम जल्दी कर लें, कि ताकि जो आगे हमारा टाइम है हम बाकी जॉब लगा सकें। तो उसको मैं कोशिश करता हूँ ओके, कि जल्दी जल्दी ओके, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, तो SAS 200 SAS 200 जो बात करता है, यह बात करता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि जो प्रमोटिंग हेल्थ केयर के लिए काम करती हैं, इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ केयर, सैनिटाइजेशन एंड मेकिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। जो ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड अगर कोई ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं तो वह इसमें कवर होंगी, और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई प्रोजेक्ट्स रहते हैं तो। अब जैसे कि मैंने पहले उसमें ऑडिट स्टैंडर्ड्स में बात की थी हम लोगों ने कि भी हम कोई ऑडिट करेंगे तो ऑडिट करते समय हमें अपने कि ऑडिट्स में हम बात करते हैं
डाटा कलेक्शन की, तो पहले हमें अपना डाटा कलेक्ट करना होगा। डाटा कलेक्शन के हमारे पास सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं? डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हो सकते हैं, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स ऑफ डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, फंडिंग एंटिटीज हो सकती हैं, मॉनिटरिंग एजेंसी हो सकती हैं, और की प्रोग्राम ऑफिशियल्स हमारे हो सकते हैं, जिनसे हम की एटलीस्ट डाटा हम बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हो सकता है कि जैसे हमने बताया कि जी फैक्टर्स टू असेस, कि किस तरह से हमें उनका ध्यान रखना है चीजों का, कि जो हमारा क्वेश्चनियर बने वह इन हाउस टीम से बनवाए या अपनी एक्सटर्नल एजेंसी से बनवा लें। जो अब करने के लिए जाए उसका फीडबैक हुआ है इन हाउस टीम करेगी या एक्सटर्नल एजेंसी से हमने करवाना है। नंबर ऑफ डेज कितने हमने इसमें यूज करने हैं, नंबर ऑफ टीम्स कितनी बनानी है, नंबर ऑफ मैन पावर हमने किस किस जगह पर कितनी कितनी डिप्लॉय करनी है, विलेजेस कितने होने चाहिए, आपके टोटल एरिया कितना कवर्ड होना चाहिए, इसकी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान देना होगा। डेस्क रिव्यू की हम बात करते हैं कि जिस तरह से पहले आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जब रिव्यू पार्ट पे जाते हो कि डिफरेंट हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड, अगर कुछ हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी होगी। जिस एरिया में आपका प्रोजेक्ट हुआ है वहां पर कितने कितने हेल्थ कैंप रन किए गए हैं उसकी इंफॉर्मेशन, अगर कोई कैश सब्सिडी दी गई है उसकी इंफॉर्मेशन लेनी होगी, सब्सिडाइज हेल्थ ट्रीटमेंट अगर आपका कुछ है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो, वैक्सीनेशन अगर प्रोग्राम्स, इम्यूनेशन ड्राइव्स अगर कुछ रन की गई हैं उसकी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो। रिडक्शन ऑफ हार्डशिप ऑफ पेशेंट्स, जो पेशेंट्स की जो स्पेशल नीड्स वाले पेशेंट्स थे उनकी अगर कुछ जो प्रॉब्लम्स थी उसमें अगर रिडक्शन आई है तो उसको भी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें और हो सकता है कि जो एसेसिबल डिफरेंट एबल पेपर हैं, जो डिफरेंट एबल पेपर हैं उनको इशू कुछ आया है उनके बारे में इंफॉर्मेशन, मोर्टेलिटी रेट के बारे में इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो, इंटेंसिव एजुकेशन के बारे में आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ सैनिटेशन हाइजीन फैसिलिटीज के बारे में आप इंफॉर्मेशन देख सकते हो, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, ग्राउंड लेवल डिगिंग ऑफ 4 वेल्स है, अंडरग्राउंड वाटर है, सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है वो थ्रू वाटर टैंकर, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको लेनी होगी। किस किस आपके एरिया में कितना पानी आता है, वाटर टैंकर के थ्रू आता है, आपके वहाँ पे कुएं हैं या आपकी वाटर सप्लाई है पाइपलाइन के थ्रू, फीडबैक फ्रॉम द बेनिफिशियरीज के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। एमओयू अगर आपके साइन हो चुके हैं तो वह भी आप कलेक्ट कर सकते हो। फोटोग्राफ्स आपके जो प्रोग्राम्स हैं, इवेंट्स हैं, जो भी आपने किया है उसके अगर डॉक्यूमेंट या एविडेंस फोटोग्राफ्स अवेलेबल है तो वह भी आपको लेनी होगी। इंस्पेक्शन एंड पर्सनल इंटरव्यूज वाले टॉपिक में हमने बात की थी कि जो आपका इंस्पेक्शन पार्ट है कि आपको ग्राउंड रियलिटी में जाना है, वहां पर जाकर के खुद आपको चेक करने हैं, आपको चेक करना है, इंस्पेक्शन करनी है, एक देखना है कि जो होना चाहिए था वह हुआ है कि नहीं हुआ है, किस तरह से है वह आपको ध्यान। क्वेश्चन की हम बात करते हैं किस किस तरह के हो सकते हैं। सेम प्रीवियस पैटर्न पे हम बात करते हैं कि क्या जो टारगेट पीपल है उनको बेनिफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या इंप्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई है, क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है कि नहीं हुई है, या रिडक्शन इन नंबर ऑफ पेशेंट्स। हम बात करते हैं हेल्थ केयर की, तो हेल्थ केयर में क्या नंबर ऑफ पेशेंट्स क्या रिड्यूस हुए हैं कि नहीं हुए हैं, या whether there is any improvement in facilities, infrastructure facilities, क्या infrastructure facilities हैं, क्या उसमें improvement हुई है कि नहीं हुई है, और जो where the healthcare was provided is was efficient, कि जो healthcare facilities provide कराई गई हैं क्या वो sufficient है या नहीं है, sufficient clean water and sanitation facilities provided, कि जो पानी की सुविधाएं थी क्या वो sufficiently provide कराई गई हैं, sanitation facilities जो थी क्या वो प्रॉपरली सफिशिएंट थी उस एरिया के लिए जिस प्रोग्राम के लिए आपने रन किया, वेदर द फैसिलिटीज एक्सेसिबल टू रिस्पेक्टिवली, कि जो आपने जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई हैं क्या वो बिना किसी भेदभाव के, सामाजिक भेदभाव, रिलीजियस भेदभाव या उसके अलावा प्रोवाइड कराई हैं या कैसे है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ स्टॉक ऑडिट में, सेम उसी पैटर्न पे बात करेंगे कि whether the program की जो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव था वह कंसिस्टेंट था, कॉम्पोजिशन ऑफ द बेनिफिशियरीज था वो ठीक था, किस तरह से बनाया गया था वह आपको देखना पड़ेगा। क्वालिटी ऑफ द बेनिफिशियरीज जो प्रोवाइडेड क्या है, कि क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज जो दी गई हैं क्या वह ठीक है कि नहीं है, सर्विसेज जो पार्टिसिपेंट्स को दी गई हैं क्या वो उनसे सेटिस्फाई है कि नहीं है, एंगेजमेंट ठीक है कि नहीं है, जो हंगर केसेस हैं उसमें रिडक्शन आई है कि नहीं आई है,
जो आपके अधिकार हैं, जो जो गवर्नमेंट की और स्कीम्स हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि आगे लोगों तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है। क्या जो हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन जो बनाई गई है लोगों के लिए, क्या वह इफेक्टिवली काम कर रही है, क्या उसमें कुछ उसका इम्पैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, यह आपको देखना पड़ेगा। और इम्प्रूवमेंट इन एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, की जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, किस तरह से है ये, इसके बारे में और ध्यान देना होगा। की मैट्रिक्स में हम सिमिलरली पैटर्न में हम बात करते हैं। की मैट्रिक्स क्या हो सकता है कि जो भी आपने किया, आपको एक बेसलाइन अपना बनाना पड़ेगा। किसी भी हेल्थ केयर अगर प्रोग्राम के लिए बात करी आपने, कि जो हेल्थ केयर प्रोग्राम है आपका, पहले इस एरिया के अंदर कितने हॉस्पिटल्स अवेलेबल थे जब आपने प्रोग्राम रन किया, इनकेस अगर आपने हॉस्पिटल बनाया या आपने मेडिकल कैंप आपने वहां पर लगाया है, तो उसके बाद में कितना हुआ, कोई चेंज आया है, नहीं आया है, आपकी मेन अचीवमेंट्स क्या हैं, आपको लगता है कि क्या क्या उसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकती थी, उसको आपको एनालिसिस करना होगा। और यह भी साथ के साथ कि इनकेस अगर आपने यह नहीं किया होता तो वहां पर क्या इश्यूज हो सकते थे, किस तरह से चैलेंजेस आ सकते थे, इसका आपने ध्यान देना। और अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है तो उसको भी आप देख सकते हैं। क्वांटिटेटिव, जैसे कि मैंने प्रीवियसली डिस्कस हम लोगों ने किया था कि दो तरह से हमें चलना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट और क्वालिटेटिव इम्पैक्ट, दोनों को हमें ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर हमने जैसे बात करी हेल्थ केयर की, सेफ ड्रिंकिंग वाटर की, सैनिटेशन जैसे प्रोडक्ट्स के लिए, तो उसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हेल्थ केयर सेगमेंट की। हेल्थ केयर सेगमेंट में क्या हो सकता है, नंबर एंड अमाउंट स्पेंट ऑन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड, कि जो अमाउंट स्पेंट हुआ है मेडिकल इंस्टीट्यूशंस बनाने में कितना है, अमाउंट कितनी है उसकी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी। नंबर एंड अमाउंट स्पेंट ऑन की इक्विपमेंट, की जो मेजर आपके इक्विपमेंट्स हैं उसके बारे में कितना कितना है। नंबर ऑफ अमाउंट स्पेंट ऑन मेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ में कौन कौन हो सकते हैं, नर्सेस कवर हो सकते हैं, डॉक्टर्स कवर हो सकते हैं, सर्जन कवर हो सकते हैं, इनके ऊपर कितना पैसा खर्च किया गया है, इसकी इंफॉर्मेशन आपको देखनी होगी। नंबर ऑफ बेड्स क्रिएटेड, नंबर ऑफ बेड्स कितने कितने क्रिएट किए गए हैं, कैसे कैसे किए गए हैं, इसकी इंफॉर्मेशन आपको देखनी होगी। नंबर ऑफ पेशेंट्स ट्रीटेड, कि जो ट्रीटमेंट अल्टीमेटली कितने पेशेंट्स को मिला है आपके इस प्रोग्राम में या आपके एरिया में कितना है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी। नंबर ऑफ फ्री रिपोर्ट्स टेस्टेड एज ए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, अगर आपने कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का कैंप लगाया है तो वहां पर कितने लोग आए थे, कितने लोगों को आपने रिपोर्ट्स इश्यू की हैं, इसका आपको देखना पड़ेगा। रिपोर्ट्स ऑफ द पेशेंट ट्रीटेड डॉक्टर्स, कितने लोगों को डॉक्टर्स ने ट्रीट किया है, उनकी एक रेशियो आपको बनानी होगी, यह भी आप देख सकते हो। नंबर ऑफ हेल्थ कैंप कंडक्टेड विद द पेशेंट स्ट्रेंथ एंड द इंटीग्रेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, कि जो आपने हेल्थ कैंप लगाए हैं क्या वह सफिशिएंट थे, कितने लगाए हैं आपने, वो आपको एक बार देखना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में हेल्थ केयर में कि नंबर ऑफ पीपल वैक्सीनेटेड, कि जो आपने वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराई हैं, जो आपने कितने लोगों को वैक्सीन दिया है, उसमें अलग अलग हो सकती हैं, पोलियो, कैपिटलस, हेपेटाइटिस, एनी अदर पेंडेमिक, तो उनको डिफरेंट एज वाइज आप उसको डिफरेंट वैक्सीनेट कर सकते हो। डिटेल्स ऑफ रिड्यूस्ड इलनेस पेशेंट्स एडमिटेड, इसकी इंफॉर्मेशन आपको देखनी होगी। सेंसेक्स चार्ट ऑफ द डाटा रिडक्शन एंड मोर्टेलिटी रेट, ये आपको देख सकते हो। नंबर ऑफ पेशेंट्स ट्रीटेड ड्यू टू इमरजेंसी, इमरजेंसी में कितने लोगों को आपने ट्रीट किया है। रिड्यूस केसेस ऑफ द सब्सटेंसेस अब्यूज, इसकी इंफॉर्मेशन आपको देखनी होगी। हिस्टोरिकल डाटा, हिस्टोरिकल डाटा से आप कंपेयर कर सकते हो। करंट एनालिसिस ऑफ द पेशेंट्स इन्फेक्टेड, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेनी होगी। रिकवर्ड आउट ऑफ एपिडेमिक्स, अदर कम्युनिकेबल डिसीजेस, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देखनी होगी। नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज आउट ऑफ टोटल डिलीवरीज रिपोर्टेड, यह आपको ध्यान देना होगा। ट्रीटमेंट कॉस्ट कितनी है, कैटेगराइजेशन वाइज, लिस्ट वाइज, यह आपको कवर करनी होगी। और आपने अगर कोई अवेयरनेस कैंपेन रन किए हैं, कवरेज कितनी रही है, कितनी उसमें ऑडियंस आई है, यह आपको देखना होगा। नंबर ऑफ अमाउंट स्पेंट ऑन सैनिटाइजेशन हेल्थ फैसिलिटीज, यह आप देख सकते हो। नंबर ऑफ स्कूल्स विद सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स फैसिलिटी, यह कितने हैं। हाउस होल्ड टॉयलेट्स कितने घरों में बने हुए हैं। नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज कंप्लाइंग विद द वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, ये कौन कौन सी हैं।
ग्राउंड वाटर विड्रॉल अगेंस्ट अवेलेबिलिटी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स हेल्पलाइन फैसिलिटीज यूटिलाइज्ड एंड ट्रीटमेंट ऑब्टेन्ड फॉर सच कॉल, कितने लोगों ने जो आपने हेल्पलाइन फैसिलिटीज रखी हुई हैं उस पर कॉल किया और कितने लोगों को उसका रिप्लाई मिला और उनको फीडबैक मिला, यह आप देख सकते हो। परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड एंड अदर यूजर मेंबर्स कवर्ड विद हेल्थ स्कीम, यह आपको इंफॉर्मेशन देखनी होगी, कितने लोगों के पास हेल्थ स्कीम्स और इंश्योरेंस का बेनिफिट अवेलेबल है जो हुआ है। नेक्स्ट इसी में जो अगर कोई एनजीओ बात करती है सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर कैंपेन उन्होंने रन किया है तो इसमें क्या है, नंबर एंड अमाउंट स्पेंड इन कंस्ट्रक्शन, कितने लोगों ने ये जो कंस्ट्रक्शन किया है एंड मेंटेनेंस, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स और आरओ प्लांट्स को बनाने में और उनको मेंटेन करने में कितना कितना पैसा लगा है, इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। बोरवेल को लगाने में, अंडरग्राउंड पाइपलाइन को बिछाने के लिए और वाटर थ्रू टैंकर्स करने के लिए कितना पैसा लगा है, इसकी इंफॉर्मेशन। नंबर ऑफ बेनिफिशियरी गेटिंग सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर, द पाइप वाटर सप्लाई, इसकी इंफॉर्मेशन। जनरेशन एंड कंजम्पशन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर्स, इसकी इंफॉर्मेशन आपको देखनी है। अभी हमने बात की थी क्वांटिटेटिव, अब हम बात कर लेते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में इकोनॉमिक कंडीशन में क्या है कि जो आपके प्रोग्राम्स हैं उससे इकोनॉमिक बेनिफिट क्या रहा है, किस किस तरह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इम्प्रूवमेंट आई है, ये आप चेक कर सकते हैं। और हेल्थ कंडीशंस, हेल्थ कंडीशंस में क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, बेटर एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज, इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अर्ली रिडक्शन ऑफ द मेडिकल कंडीशन, ओवरऑल रिड्यूस लाइनलेस, रिड्यूस malnutrition, availability of potable water, availability of hygiene sanitation हो सकता है। अब हम बात करते हैं सिमिलरली चैलेंजेस की। चैलेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं, सोशल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है लोगों को आज भी भैया रहता हो कि जी लोगों को पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, होता है आज भी हमारी सोसाइटीज में भी हम देखते हैं कि जी जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं या जो जिनको नहीं, जो गवर्नमेंट की जो अप्रूव कॉलोनीज होती है वहां पर पानी की जो फैसिलिटीज होती हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रही हैं आज भी, और जो बड़े तबके के लोग हैं वहां पर पाइपलाइन के थ्रू या किसी भी थ्रू वाटर सप्लाई किया जाता है। बाकी जगह पर टैंकर आता है, टैंकर का पानी भी सभी लोगों को पूरी तरह से मुहैया नहीं हो पाता है, तो वह चैलेंज आता है। इनसफिशिएंट नंबर ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, यह तो बहुत बड़ी एक इशू जाता रहता है कि हमारे देश में जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं तो उसके कंपैरेटिवली में जो नंबर ऑफ पर्सन्स अवेलेबल हैं और नंबर ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए वह प्रॉपर नहीं है। मेडिकल प्रोफेशनल्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, इक्विपमेंट्स अवेलेबल हॉस्पिटल्स में नहीं हो पाते हैं, लैक ऑफ ट्रेनिंग ऑन यूज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, जो अल्टीमेटली मेडिकल इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं उनको यूज कैसे करना है उसके बारे में ट्रेनिंग है वह प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज, चैलेंज आता है। रेजिस्टेंस टू चेंज, जैसा हमने बताया लोग चेंज नहीं होना चाहते हैं कई बार। अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, ये चैलेंज रहता है। अवेयरनेस, राइट्स एंड एंटाइटलमेंट स्कीम्स, इसके बारे में लोगों को मालूम नहीं हो पाता। लिमिटेशंस इनहेरिटिंग जैसे रहती है कि लोग के बारे में आपने बात की, इनके बारे में आपने फीडबैक लिया, वे प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, क्वेश्चंस नहीं फिल करते हैं, प्रॉपरली रिप्लाई नहीं करते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, और कई बार उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, इन अप्रोप्रिएट डिटेल्स होती हैं तो इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो सकती है। लास्टली फिर क्या है कि अल्टीमेटली एम क्या होना चाहिए, जो गोल्स हमें लगते हैं क्या है, एंड प्रिवेंटेबल हेल्थ ऑफ न्यू बॉर्न्स एंड चाइल्ड अंडर एज ऑफ 5, यह भी एक इम्पोर्टेंटली हो सकता है एरिया। एंड ऑफ एपिडेमिक एड्स, मलेरिया, इलेक्ट्रिक ट्रॉपिकल डिसीज, वाटरबोर्न डिसीज से खत्म होना, रिडक्शन इन डेथ एंड इंजरी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मेजर इंपॉर्टेंट है, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं इसमें रिडक्शन होना चाहिए। Ensure universal access to sexual and reproductive health care services, including for family planning, कि जो आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं वो यूनिवर्सली सबको एक्सेस होनी चाहिए। Strengthen the implementation of WHO framework, tobacco control, tobacco control से रिलेटेड जो WHO का फ्रेमवर्क है उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। Achieving universal and equitable access to the safe and affordable drinking water, अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए सबके लिए, वाटर क्वालिटी जो है अच्छी होनी चाहिए, यह एक मेन टारगेट हो सकता है।
तो इसी के साथ हमारा SAS 200 भी कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो अभी चैट बॉक्स में 2 क्वेश्चंस हैं, वो हम देख लेते हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स के क्या क्वेश्चंस हैं। कोई क्वेश्चंस नहीं है मेरे ख्याल से अभी यहाँ पर। तो अभी पार्टिसिपेंट्स के कोई और क्वेश्चन है तो हम यहाँ पर दे सकते हैं। हमारा SAS 200 अभी कंप्लीट हो गया है, और जैसा कि पहले ही अभी डिसाइड किया था कि बाकी के जो है टाइम थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है, आगे और भी जैसे हम लोगों की प्लानिंग रहती है, तो बाकी के जो 2 हमारे जो सोशल वर्क स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। तो इसमें अगर कोई और पार्टिसिपेंट्स का कोई क्वेश्चन है, कुछ है, हमें इंफॉर्मेशन देनी है, तो वह बात कर सकते हैं। और अगर लगता है कि इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन उनके रह जाते हैं, अभी आंसर नहीं हम कर पाते हैं, तो वह बाद में भी हम तक पहुंच सकते हैं, सेवा सूत्रा के माध्यम से पहुंच सकते हैं। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी मेरी अवेलेबल है, तो उसके माध्यम से भी पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं। सर आई थिंक कोई क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं एज सच। ठीक है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर इंसाइट ऑन टू द सब्जेक्ट। आपने जिस तरह से बजट के भी जो पॉइंट्स थे उनको एक्सप्लेन किया, दैट वाज रियली वेरी गुड एंड इंसाइटफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। Okay, sir. So we are now ending the meeting here. Sure, ma'am. Sure. Thank you. Okay. Thank you for all of the participants also for giving us the valuable time.